After a long wait, Starlink is finally making its way to India. The big promise, high-speed internet even in the most remote areas. But with India's competitive telecom market and strict regulations, will Starlink be a game changer in the sector? How will it impact India's telecom sector? Let's break it down in today's class. So the recent news is that Elon Musk's SpaceX is preparing to introduce its satellite internet service Starlink in India. Now the company has also formed alliances with two of India's largest telecom providers, Bharti Airtel and Reliance Jio. यानी कि इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में स्टारलिंक की एंट्री हो तो रही है, लेकिन स्टारलिंक ने ऑलरेडी अलायंस बना लिया है भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ। हाउएवर इसके अनाउंसमेंट की जा चुकी है, लेकिन अभी भी इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल इस पर पेंडिंग है। बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जो स्टारलिंक को पहले पूरे करने होंगे, जिसके बाद ही गवर्नमेंट का अप्रूवल इनको मिलेगा। तो अब स्टारलिंक क्या है, सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है टेलीकॉम सेक्टर पर वो भी डिस्कस करेंगे। ये इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करेगा, इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये स्टारलिंक एक्चुअली में है क्या। सो व्हाट इज स्टारलिंक? तो आप ये इमेज देख सकते हैं यहाँ पर साइड में। इस इमेज में आपको अर्थ नज़र आ रही है और इसके आसपास एक वेब नज़र आ रहा है। सो ये एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज है जो कि दिखा रहा है कि ये स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है। ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, जो ब्लिंकिंग डॉट्स नजर आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग सैटेलाइट्स। तो कुछ इसी तरीके का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक का। ये स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है ये SpaceX डेवलप कर रहा है, विच इज अ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, जिसके जरिए यूजर्स को हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जाएगी, यानी कि बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा सैटेलाइट्स के जरिए। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि स्टारलिंक के तहत जो टारगेट है वो है 42,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का बाय एंड ऑफ दिस डिकेड। इस डिकेड के खत्म होते होते 42,000 सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करना चाहता है SpaceX इन लो अर्थ ऑर्बिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सैटेलाइट्स रहने वाली हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहने वाली हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होगी अर्थ से। तो यहाँ पर जो गोल रहने वाला है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि एक लो कॉस्ट सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो ग्लोबली लोगों को पहुंचाया जा सके, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर रीजन बट ग्लोबली। तो जैसे ये इमेज दिखा रही है कि ग्लोबली एक नेटवर्क बनाया जाएगा अराउंड द अर्थ, ठीक वैसा ही गोल है कि ग्लोबली जो है इंटरनेट एक्सेस दिया जाए ना। 42,000 सैटेलाइट्स का टारगेट तो है स्टारलिंक के तहत, लेकिन बात की जाए तो एज ऑफ 27 फरवरी 2025 SpaceX का जो स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन है इसमें अभी तक 7,086 सैटेलाइट्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑर्बिट में हैं और 7,052 हैं इसमें से जो कि ऑपरेशनल है, यानी कि जो काम कर रही हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कंट्रीज में, राइट। अब बात की जाए तो एक स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो एक नॉर्मल सैटेलाइट से अलग है। कैसे अलग है? जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सैटेलाइट होती है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पर रिलाई करती है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो एक ही जगह पे रहती हैं, वो मूव नहीं करती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर भी होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 35,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा के डिस्टेंस पर आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स मिलेंगी। लेकिन वहीं अगर हम स्टारलिंक सैटेलाइट्स की अगर बात करते हैं तो ये सैटेलाइट्स जो हैं कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं, यानी कि सिर्फ एक ही जगह पे नहीं रुकती हैं। प्लस क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स भी हैं तो इनका जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। 350 से 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही इन सैटेलाइट्स को रखा जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से अलग है, नॉर्मल सैटेलाइट से अलग है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर स्टारलिंक सैटेलाइट्स इस तरीके से हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो डेटा की स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट होगी, ज़्यादा बेहतर स्ट्रीमिंग होगी, बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस होगा और लेटेंसी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर होगी। लेटेंसी की अगर बात की जाए तो लेटेंसी मैं आपको बता दूं कि जितनी ये कम होती है उतना ही अच्छा होता है। लेटेंसी जितनी ज़्यादा होगी यानी कि इंटरनेट कनेक्शन उतना स्लो होगा, लेटेंसी जितनी कम यानी इंटरनेट कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग। सो अगर बात की जाए लेटेंसी की इन स्टारलिंक प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जो लेटेंसी एंटिसिपेट की जा रही है वो है 20 to 40 मिली सेकेंड्स, राइट। मिली सेकेंड्स में इसे जो है काउंट किया जाता है, तो 20 to 40 मिली सेकेंड्स जो है यहाँ पर लेटेंसी देखने को मिलेगी, जो कि यूजुअल सैटेलाइट्स में कम देखने को मिलती है, कि इंटरनेट में कम देखने को मिलती है। सो ये बेसिकली स्टारलिंक प्रोजेक्ट है जिसके तहत 42,000 सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाया जाएगा अराउंड अर्थ, उनको लो अर्थ ऑर्बिट में रखा जाएगा और इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि स्टारलिंक जो इंडिया में एंटर कर रहा है ये इंटरनेट
सर्विसेज जो है ऐसे एरियाज में पहुंचा सकता है, ऐसे रिमोट विलेजेस में, ऐसे माउंटेनियस रीजन्स में या ऐसी ऑफशोर लोकेशंस पे जहां पर हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंच पाता। अगर हम बात करें हमारा जो ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हमें टावर्स लगाने हो, चाहे हमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाने हो, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ये सब हम हर जगह नहीं लगा सकते, बहुत सारे ऊंची जगहों पर हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर नेटवर्क्स आने बंद हो जाते हैं क्योंकि वहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुँच पाता है। ऐसे केस में स्टारलिंक की अगर बात की जाए तो स्टारलिंक ये काम कर सकता है, रिमोट एरियाज में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट किसके जरिए आएगा, सैटेलाइट के जरिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, एक इंटरेस्टिंग फीचर है स्टारलिंक का। अब बात करते हैं कि ठीक है स्टारलिंक ये इंटरनेट पहुंचाएगा, लेकिन कैसे पहुंचाएगा, इसका प्रोसेस कैसा रहेगा, एक बार वो डिस्कस करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसका इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। सो हाउ विल स्टारलिंक प्रोवाइड इंटरनेट? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टारलिंक सैटेलाइट्स विल बी देयर इन द स्पेस, राइट? क्योंकि हमने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो हैं वो स्पेस में रहने वाली हैं। ये सैटेलाइट्स स्काई में कॉन्टिन्यूसली जो है वो मूव करती रहेंगी, अलग अलग रीजन्स को भी साथ साथ में कवर करती रहेंगी। तो ये सैटेलाइट सबसे मेन फीचर है, सबसे मेन पार्ट है इस पूरे सेटअप का। उसके बाद आता है ये ग्राउंड स्टेशन से कनेक्टेड रहेंगी, राइट? तो यहाँ पर अगर बात करें तो स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगी ग्राउंड स्टेशन से। ये ग्राउंड स्टेशन जो हैं वो अर्थ पे फाइबर कनेक्टेड फैसिलिटीज से जुड़े हुए होंगे, राइट? तो ये स्टारलिंक सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन से कनेक्टेड होंगे और ये जो ग्राउंड स्टेशन हैं वो सैटेलाइट और इंटरनेट के बीच एक ब्रिज बनाने का काम करेंगे, ठीक है? सैटेलाइट्स और इंटरनेट के बीच कम्युनिकेट करने का एक काम करेंगे ये ग्राउंड स्टेशंस। उसके बाद आता है अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, यूजर टर्मिनल। अब यूजर को क्या करना होगा, एक राउटर और एक डिश लगानी होगी अपने घर पे, और ये जो डिश वो अपने घर पे लगाएंगे जो यूजर्स, यही डिश जो है ऑटोमेटिकली अपने आसपास की जो नियरेस्ट स्टारलिंक सैटेलाइट होगी उससे कनेक्ट करेगी, उससे जुड़ेगी और उसके जरिए जो है डेटा रिले होगा और हेंस उसी से जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास यानी कि किसी भी यूजर के पास जो है वो पहुंचेगी, राइट? तो एक पूरा प्रोसेस है, सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन तक, ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट होगा आपका यूजर टर्मिनल तक, और यूजर टर्मिनल पे जो डिश लगा हुआ होगा उस डिश के जरिए क्या है वो नियरेस्ट स्टारलिंक सैटेलाइट को आइडेंटिफाई करेगा और वहां से इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है स्टारलिंक आ रहा है और बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं, तो उसका प्राइस क्या होने वाला है, इसकी स्पीड क्या है, इंटरनेट के बारे में इतनी बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक इंडिया के लिए प्राइसिंग और प्लान्स जो है वो अनाउंस नहीं किए हैं स्टारलिंक ने, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोर एक्सपेंसिव। हमारा जो करंट फाइबर नेटवर्क है उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है ये होने वाला है, ऐसा जो है ना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर कंपेयर किया जाए स्टारलिंक के कॉस्ट्स को तो मैं बता दूं कि केन्या में अगर देखा जाए तो $10 पर मंथ की कॉस्ट लग रही है स्टारलिंक के इंटरनेट के लिए। वहीं यूएस में बात की जाए तो $120 पर मंथ की कॉस्ट जो है यूजर्स को देनी पड़ रही है। भूटान के अगर प्राइसेस देखें तो 3000 से 42,000 पर मंथ रुपीज़ जो है वो भूटान को भरने पड़ रहे हैं पर यूज़र पर मंथ, राइट? तो साथ में अगर हम स्पीड की बात करते हैं, ये प्राइसिंग हो गई इंडिया के लिए, तो अभी बताया नहीं गया है, अभी ये भी नहीं पता है कि इसे लॉन्च कब किया जाएगा, कोई लॉन्चिंग डेट जो है अभी अनाउंस नहीं की गई है क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट का अप्रूवल पेंडिंग है। स्पीड की अगर बात की जाए तो स्पीड जो है 25 से 220 Mbps जो है इंडिया के सर्टेन एरियाज में रहने वाली है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मुद्दे की कि क्या ये इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को इम्पैक्ट करने वाला है या नहीं। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है जेएम फाइनेंशियल ने रिलीज की है, जिसमें जेएम फाइनेंशियल ने कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो बताई हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्टारलिंक की जो एंट्री है उससे जियो और एयरटेल को कोई खतरा नहीं है। जब से स्टारलिंक की न्यूज़ आई है बहुत सारे एंटिसिपेशंस हैं कि क्या ये जियो के लिए, एयरटेल के लिए, बड़े बड़े टेलीकॉम जायंट्स के लिए कंपटीशन बन सकता है, खतरा बन सकता है इंडिया के लिए। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टारलिंक की एंट्री जो है इंडिया के ब्रॉडबैंड मार्केट में, इट इज़ अनलाइकली टू पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू टेलीकॉम जायंट्स लाइक जियो एंड एयरटेल। तो कोई बड़ा खतरा जो है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नहीं है जियो और एयरटेल को। क्यों नहीं है वो भी बताया हुआ है। इसमें एनालिसिस में बताया गया है कि जियो और भारती एयरटेल ये लोग ऑलरेडी एक सुपीरियर प्राइसिंग रखते हैं
इनके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, अनलिमिटेड डेटा ये लोग ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है लीड में फर्मली बने रहेंगे और स्टारलिंक से इनको कोई खतरा नहीं होने वाला है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि स्टारलिंक से कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं मिलने वाला है इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को या इंडिया के टेलीकॉम जायंट्स को। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हमारे इंडिया के जो टेलीकॉम सेक्टर है उसे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही करने वाला है, यानी कि एक और फीचर हमारे टेलीकॉम सेक्टर में जुड़ सकता है, लेकिन कोई डायरेक्ट कंपटीशन हमें इसमें नहीं मिल सकता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये रिमोट एरियाज में, अंडर सर्व्ड रूरल एरियाज में जो है इंटरनेट पहुंचाने का अच्छा काम कर सकता है, जहां पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे में ये कॉम्प्लीमेंट जरूर कर सकता है इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को, लेकिन चैलेंज नहीं कर सकता या डायरेक्ट कंपटीशन नहीं दे सकता है बड़े बड़े प्लेयर्स को या इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग प्राइसिंग डिटेल भी जो है शेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि स्टारलिंक की जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, ये जो प्लान है ग्लोबली, वो $10 से $500 पर मंथ जो है वो रहता है, यानी $10 से $500 पर महीना जो है ग्लोबली यूजर्स को देना पड़ रहा है स्टारलिंक का इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। साथ साथ में एक एडिशनल कॉस्ट आती है हार्डवेयर जो आप लगाएंगे, उसके लिए भी $250 से $380 की कॉस्ट जो है वो लगेगी। अब इसका कॉन्ट्रास्ट देखें, अब देखें कि इंडिया में क्या हो रहा है। तो इन कॉन्ट्रास्ट अगर बात की जाए तो इंडिया की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो बहुत ही सस्ते में $5 to $7 पर मंथ में जो है होम ब्रॉडबैंड प्लान्स जो हैं वो ऑफर कर रही हैं, जिसमें अगर किसी को प्रीमियम प्लान भी लेना है लेट्स से, तो वो भी आपको क्या है 47 पर मंथ डॉलर्स पे जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है स्टारलिंक के प्राइसेस में और इंडिया के टेलीकॉम कंपनीज के प्राइसेस में जो है वो देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो स्टारलिंक की जो ये हाई कॉस्ट्स हैं वो इसे लेस कंपेटिटिव जो है यूजर्स के लिए बना सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली किसी के पास सस्ता और बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है, तो कोई क्यों चूज करेगा। सो ये इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के लिए डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, टेलीकॉम जायंट्स के लिए भी डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट ही करेगा बेसिकली। और ये जो पूरी एनालिसिस की गई है इस रिपोर्ट में, इसमें लास्ट में यही रिइंफोर्स किया गया है कि इससे रूरल और जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वहाँ पर इंटरनेट जो है इजीली पहुँचाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ठीक है इंटरनेट पहुँचाया जा सकता है और मल्टीपल चीज़ें हैं, अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है स्टारलिंक, लेकिन इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो कंसर्न है वो है डिपेंडेंसी ऑन सिंगल प्रोवाइडर। डिपेंडेंसी ऑन सिंगल प्रोवाइडर इज अ कंसर्न एसोसिएटेड विद स्टारलिंक। फॉर एग्जाम्पल, अभी यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो वरीड हैं इस चीज़ को लेकर कि कहीं वो बहुत ज़्यादा स्टारलिंक पर रिलाई ना कर जाएं। क्यों? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो स्टारलिंक है ये आपकी यूएस बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी ही है, राइट? यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी ही है एट द एंड ऑफ द डे। किसी भी तरीके का कोई पॉलिसी आउटेज होता है, कोई जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हमें देखने को मिलता है या कोई भी पॉलिसी चेंज होती है, तो इससे क्या है एसेंशियल ऑपरेशंस किसी भी कंपनी के डिसरप्ट हो सकते हैं अगर वो कंप्लीटली स्टारलिंक पे डिपेंड करते हैं या कहीं भी डिपेंडेंसी आ जाती है स्टारलिंक के ऊपर, तो ये एक कंसर्न आ जाता है। तो ऐसे में यूरोपियन गवर्नमेंट्स भी बहुत ज़्यादा वरीड हैं, क्योंकि अगर स्टारलिंक के इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिट्री के कम्युनिकेशंस के लिए, क्रिटिकल कम्युनिकेशंस के लिए, तो ये नॉट ओनली जस्ट यूरोपियन गवर्नमेंट्स बट इंडिया के लिए भी एक कंसर्न आगे चल के बन सकता है अगर स्टारलिंक को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है या बहुत ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस दिया जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो दूसरा एक कंसर्न ये है इससे रिलेटेड कि इसका एस्ट्रोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो इस चीज़ को लेकर वरीड हैं कि इतनी सारी सैटेलाइट्स जो लो अर्थ ऑर्बिट में डाली जाएंगी उससे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं तो ये अर्थ से विजिबल होंगी, रिफ्लेक्टिव हैं, तो ये ऐसे लगेगा कि एक बीम ऑफ लाइट है जो बीम कर रही है बेसिकली आसमान में, तो ये विजिबल है, ये दिखेंगी, जिससे क्या है कि बाकी के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को देखना मुश्किल हो सकता है, ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स को फियर है। तो एस्ट्रोनॉमी पे एक इम्पैक्ट डाल सकता है बिकॉज देयर आर 42,000 सैटेलाइट्स गोइंग टू बी इन लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये कंसर्न बन जाता है। इसके अलावा स्पेस डेब्री और कोलिजन रिस्क। स्पेस डेब्री हो सकता है कोई सैटेलाइट खराब हो गई, टूट गई, कुछ भी, एनीथिंग, इफ एनीथिंग हैपेंस तो वो कूड़ा कचरा वहीं रह जाएगा, स्पेस में ही कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। इसके अलावा कोलिजन का रिस्क हो जाएगा, कोई सैटेलाइट खराब हो जाती है या कोई फंक्शनल भी है, तो 42,000 सैटेलाइट्स का ये पूरा इतना बड़ा जो वेब बनाया जा रहा है, इससे कोलिजन का रिस्क भी हो जाता है, टकराने का खतरा भी रहता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये ISS से भी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी टकरा सकता है, उससे भी कोलिजन का इसका रिस्क बना हुआ है। इसके अलावा आ जाता है एनवायरमेंट
एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज। स्टारलिंक के इंटरनेट की अगर बात की जाए तो येस इट इज़ हाई स्पीड, लेकिन ये वल्नरेबल है टू एनवायरमेंट। अगर मान लो बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउड कवर देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा घने बादल आ जाते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, तो इस तरीके का अगर एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ये स्टारलिंक के इंटरनेट को अफेक्ट कर सकता है। अल्टीमेटली यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ये वल्नरेबल है टू द एनवायरनमेंट। तो ये कुछ कंसर्न्स है कि इनसे कैसे डील किया जाएगा और इंडिया में जो है स्टारलिंक की एंट्री कैसे होने वाली है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टारलिंक जो है बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, इंडियन सिटीज़ में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के उसके कम चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 5G ब्रॉडबैंड प्लान्स जो हैं वो चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, अच्छी स्पीड आती है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये रूरल एरियाज़ में या अंडर सर्व्ड एरियाज़ में जो है, ये माउंटेनियस रीजन्स में जो है अच्छा काम कर सकता है, अच्छा पोटेंशियल है इसका। और ऐसी जगह जहाँ पर एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया जा सकता, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुँचाया जा सकता, वहाँ पर स्टारलिंक जो है हमारे टेलीकॉम सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ बस एक ये होगी देखने वाली कि स्टारलिंक की एंट्री इंडिया में कैसे होती है, रेगुलेशंस को पूरा करता है या नहीं, गवर्नमेंट अलाउ करती है या नहीं, और दूसरी चीज़ की इसकी प्राइसिंग जो है इंडियन कस्टमर्स के लिए वो कैसी रहने वाली है। बिकॉज इंडिया में बहुत ही जो है ना, अगर स्टारलिंक के प्राइसेस से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी कम प्राइसेस पे जो है इंटरनेट सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही हैं। आपके ओपिनियन में स्टारलिंक की एंट्री इंडिया के लिए सही है या नहीं? आपके ओपिनियन क्या है? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.